सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बान की मून के कोट के साथ। बान की मून कहते हैं ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस डिमांड ग्लोबल सॉल्यूशन, यूनिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल शेप आवर फ्यूचर। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल मतलब है क्या कि जो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम होती है उसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम कैसे होती है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम ले लो, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं, ये क्या है, ये भी ग्लोबल प्रॉब्लम है। जैसे कि कोविड, ठीक है, कोविड आया था, ग्लोबल प्रॉब्लम थी। अब सोच के देखो, क्या ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है इसको कोई कंट्री स्पेसिफिक जो है सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं इसका? बिल्कुल नहीं। तो यही यहाँ पे बान की मून कहना चाहते हैं कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमें ग्लोबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और उसको ग्लोबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। तो यही कुछ मतलब है इस कोट का, और ये जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। आप सभी को पता है कि जो यूएस है डब्ल्यूएचओ से एग्जिट करने वाला है। पेरिस से रिलेटेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और एक और ट्रम्प के आने से क्या होगा वो भी देख चुके हैं। एक ये लास्ट रह गया था कि डब्ल्यूएचओ से एग्जिट करने के बाद डब्ल्यूएचओ का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है या आर्गुमेंट राइटिंग बनती है, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। या फिर अगर नहीं भी आया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स है वो हम अपनी एसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, तो इसको डिस्कस करना बनता ही है। सीएपीएफ के लिए डेफिनेटली ये हमारा जो आज का डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हॉट बर्निंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है। तो इसका जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। कोड का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ग्लोबल प्रॉब्लम ग्लोबल सॉल्यूशन, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी। बस इतना सिंपल सा मतलब था। और इसका एग्जाम्पल आप अगर क्लाइमेट चेंज और कोविड से दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई भी कंट्री मोस्ट पावरफुल जो कंट्री है वो भी अकेले जो है क्लाइमेट प्रॉब्लम को क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकती, ना ही वो कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं जैसे कोविड आ गया था तो उसको सॉल्व कर सकती है। तो यही कुछ मतलब था कोर्ट का। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से एग्जिट करने का मतलब क्या है कि ग्लोबल प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। और अपना जो डिस्कशन है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। हमारा एम क्या है, अपने नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, सिंपल हमारा एम है, और कुछ हमारा एम नहीं है बहुत बड़ा, सिंपल हमारा नॉलेज को बढ़ाने वाला छोटा सा एम है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें जो हैं हमें समझ आने लग जाएगी, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी बन जाएगी। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो यूएसए है 20 जनवरी 2025 को, अभी लास्ट मंथ जो गया था, उसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के उसने डिक्लेयर करा था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो डब्ल्यूएचओ से अब विड्रॉल कर लेगी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से अब वो विड्रॉल कर लेगी, जो हमारी यूएस गवर्नमेंट है, एक एग्जीक्यूटिव उसने निकाल दिया। तो देखो क्यों मैटर करता है, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि यूएसए से विड्रॉल, अगर यूएसए अगर डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल कर लेगा तो इतना बड़ा ये जो इशू है क्यों चर्चा का मैटर है, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, यूएसए जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री और रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वो सबसे ज्यादा जो है डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डोनेशन देता है मतलब फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, फंडिंग देता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह डब्ल्यूएचओ के चलते हैं, ये कॉन्गो हो गया, ये हमारी सब सहारन जो कंट्रीज हो गई, जितने भी हमारे डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट चलते हैं सब में पैसे लगते हैं। ठीक है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे आते कहाँ से हैं, वो पैसे आते हैं, देखेंगे उसको भी, दो रास्ते हैं। तो वो जो फंडिंग आती है उस पैसों के लिए, वो फंडिंग मैक्सिमम जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग आती है वो यूएसए से आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही कि अगर यूएसए ने विड्रॉल कर लिया तो जितने भी डब्ल्यूएचओ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है पोलियो इरेडिकेशन का हो गया या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का हो गया, तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो डिजीज जो अब कंट्रोल में आ गए हैं वो दोबारा से प्रोलिफरेट हो जाएंगे, दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो देखो ये जो हेल्थ कंसर्न है हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया, कोई कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हेल्थ कंसर्न है पूरे वर्ल्ड स्पेसिफिक है। तो यूएसए को थोड़ा समझना तो चाहिए, लेकिन चलो यहाँ पे हमने ये समझा कि यूएसए के जाने से होगा क्या। ठीक है, होगा बेसिकली डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पे इफेक्ट आएगा। फंडिंग पे इफेक्ट आएगा तो क्या होगा कि उसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एग्जांपल दे दिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, पोलियो हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, उससे जो डिजीज है दोबारे आ जाएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, दोबारे आ जाएंगे हमारे वर्ल्ड के अंदर, जो इरेडिकेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ
जो है अपनी फंडिंग लेके कहाँ से आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करा हुआ है, ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके। देखो डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग है बेसिकली 2 सोर्सेज से आती है, और मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है 2 सोर्सेज से ही आती है। पहली चीज़ क्या है, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे आप जिम जाते हो, जिम की मेंबरशिप लेते हो, मतलब क्या कि आप एक फीस जमा कराते हो, सेम उसमें ही होता है, मेंबरशिप फी देनी पड़ती है, तो वो कहते हैं एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसे एसी बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो यूएसए है वो वन ऑफ द हाईएस्ट एसएस कंट्रीब्यूशन है, मतलब यूएसए नॉर्मल कंट्रियों से ज्यादा फीस पे करता है क्योंकि रिच कंट्री है। लेट्स से अगर बिलियन डॉलर चाहिए तो यूएसए $200 मिलियन यहाँ पे देता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि कंट्रीब्यूशन यूएसए का एक्सेस कंट्रीब्यूशन में ज्यादा है, इसलिए मैटर करता है। और ये जो फंड है, एसी वाला जो फंड है हमारा, एसएस कंट्रीब्यूशन जो है, ये बेसिकली डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, जो स्टाफ वगैरह की सैलरी हो गई, डब्ल्यूएचओ का जो रेंट वगैरह हो गया, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर बना रखा है, तो उसका जो पे करने में हेल्प करता है ये एसएस कंट्रीब्यूशन। तो एक चीज पता चल गई कि फीस, मेंबरशिप फीस से पैसा आता है डब्ल्यूएचओ के पास। दूसरा क्या, चंदे से, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है कि जो कंट्रीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो बिक्स वगैरह हो गई, शार्क वगैरह हो गई, या फिर एससी हो गई, ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हो गई, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हो गए, ये क्या करते हैं, चंदा दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, ठीक है। उस डोनेशन से भी यूएस यहाँ पे पैसा आता है। और ये जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा चंदा होता है, बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल होता है, बता नहीं सकते भाई कि कौन कितना पैसा देगा, कौन नहीं देगा, तो ये थोड़ा अनसर्टेन सा रहता है। लेकिन ये जो चंदा होता है, ये जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये टाइड होता है। मतलब टाइड मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया होता है और दूसरे के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। लेट्स से कि पोलियो के लिए यूएसए ने पोलियो के लिए जो है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन दिया है, चंदा दिया है, तो इसका जो पैसा है सिर्फ पोलियो के लिए ही हम खर्च कर सकते हैं, ये पोलियो के लिए ही खर्च कर सकते हैं, मलेरिया के लिए इसका पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो एडिटोरियल में यही बताया है कि ये जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है ये टाइड होता है। तो चलो हमने एक चीज और समझ ली मेरे प्यारे बच्चों की, डब्ल्यूएचओ का जो फंड है वो आता कहाँ से, हमने देखा कि एक तो आता है एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, एक चंदा हो गया, एक होगी मेंबरशिप फी, ठीक है। अब जब यूएस से विड्रॉल कर लेगा तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, देखो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ एक चीज और है क्या, कि जब यूएसए हमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसका देखा देख जो प्राइवेट डोनर्स हैं, क्योंकि कुछ वो होते हैं, मोटिव्स होते हैं, तो कुछ प्राइवेट डोनर्स हैं वो भी इसके साथ साथ डोनेट कर देते हैं। तो अब जब यूएसए विड्रॉल कर लेगा तो ये जो प्राइवेट डोनर्स हैं, ठीक है, ये भी जो अपनी डोनेशन है ये स्टॉप कर देंगे, और इसकी वजह से जो गैप आएगा उसको फिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। और डेफिनेटली सी बात है कि जब कोई बड़ी कंट्री डोनेट करती है तो उससे कुछ बेनिफिट लेने के लिए जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े बड़े, वो भी डोनेट कर देते हैं देखा देखी में। तो यूएसए अगर स्टॉप कर देगा तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए से बेनिफिट लेना चाहते हैं, यूएसए से अलाइन होना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली स्टॉप कर देंगे। तो जब वो स्टॉप कर देंगे तो उसकी वजह से जो गैप आएगा उसको फिल करना काफ़ी टफ हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे शेयर कर रखी है। और काफ़ी टफ हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहे हैं वो डेफिनेटली हैम्पर होंगे ही होंगे, और जो आउटब्रेक होता है डिजीज़ का वो बस्ट होने की संभावना है, ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो पूरे वर्ल्ड लेवल में हेल्थ इनक्वालिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी हेल्थ इनक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे बता रखा है क्या, कि जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज होती है, जैसे डेवलप्ड कंट्री हो गई, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो हेल्थ होती है वो प्रायोरिटी बेसिस होती है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई भी जो डिजीज आ जाता है, ठीक है, जो कोई भी डिजीज आपको जब पता चलता है वो उसका रीजन क्या होता है, कि वो जो डिजीज है वो डेवलप्ड कंट्री में आ चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डिजीज पहले से नहीं था, वो पहले से था, लेकिन पहले न्यूज में क्यों नहीं आ रहा था, पहले आपको क्यों नहीं पता चल रहा था, ग्लोबल लेवल पे उसका वो पता क्यों नहीं चल रहा था, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को उसने इफेक्ट नहीं करा था, ठीक है। जब उसने डेवलप्ड कंट्री को इफेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, तब वो ग्लोबल कंसर्न हो गया। जैसे कि हमारे जयशंकर जी बोलते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और इंडिया की प्रॉब्लम किसी की प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि जो हाई इनकम कंट्री है डोमिनेट करती है ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज में। एग्जाम्पल भी बता रखा है कि जो हमारा एमपॉक्स है, ठीक है, मंकी पॉक्स आया था, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था अपने डिस्पैच में। तो जब मंकी पॉक्स आया था, मंकी पॉक्स अभी का थोड़ा ना है, 2024 का थोड़ा ना है, 2022 में कोंगो में आ गया था, लेकिन पता तो हमें 2024 में चला। क्यों? क्योंकि
यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर वो डिजीज आ गया था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि जो ग्लोबल हेल्थ है उसमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, और यही चीज यहाँ पे बता रखी है। और ये भी बता रखी है देखो कि जो वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन है, इवन मंकी पॉक्स के जो 2022 के अंदर आया था, ठीक है, कोंगो के अंदर मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो आज भी यूएसए के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाती है, जबकि यूएसए और यूरोपियन कंट्री में तो अभी आया है मंकी पॉक्स, लेकिन कोंगो के अंदर जो है अभी भी उसको एक्सेस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो देखो यहाँ पे दो चीज साफ होती है बच्चों, एक चीज क्या, जो हमारी हेल्थ इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ इनइक्वालिटी है, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, ठीक है, दिख रही है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कनेक्टेडनेस दिख रही है, यहाँ पे कनेक्टेडनेस दिख रही है कि एमपॉक्स जो है कोंगो में आया था, ठीक है, कोंगो में ही उसको कंट्रोल कर लेते तो वो यूरोपियन कंट्री में और यूएसए में कभी जाता ही नहीं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो यूएसए की प्रॉब्लम नहीं थी, वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, हमारे बान की मून ने बोला था ये क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये क्या है, ग्लोबल कंसर्न है, तो ग्लोबल लेवल पे इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो अगर कोंगो में आया था वहीं इसका सॉल्यूशन दे देते, वहीं वैक्सीन अवेलेबल करवा देते, तो क्या होता, ये प्रॉब्लम जो है फैलती नहीं, ठीक है। लेकिन वो फैली, यूरोप में आई, तब कंसर्न, तब ध्यान गया इस चीज के ऊपर। तो देखो अब यूएसए ने जब इससे विड्रॉल कर लिया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो ऑलरेडी दे चुका है, तो यूएसए अगर विड्रॉल कर लेता है तो क्या होगा बेसिकली कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम हमेशा ही ग्लोबल रहेगी, लेकिन यूएसए जो पहले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता था वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और उसको अकेले ही सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। और हमने पहले ही देखा था कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको ग्लोबली ही निपटा जा सकता है, अकेले नहीं निपटा जा सकता। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अगर यूएसए सॉल्व करना चाहे तो नहीं कर सकता, इसका सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो हमने चलो ये देख लिया यूएसए के विड्रॉल से होगा क्या। तो अब फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, आपके हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए या कुछ करना भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी बता भी रखा है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ यहाँ पे लाइमलाइट में आ सकता है। कैसे ग्लोबल साउथ क्या होता है, देखो जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज है उनको बेसिकली हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जो यूएसए ने गैप छोड़ा है उस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सजेशन दे रखा है कि जो कंट्रीज हैं स्पेशली ग्लोबल साउथ की, वो कोलैबोरेट करके फंड को इकट्ठा कर सकती हैं, जो यूएसए ने गैप करा है उसको फिल करने की कोशिश कर सकती है। सॉल्यूशन बहुत अच्छे सॉल्यूशन और वायबल सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे। देखो कैसे कर सकती है कि हमारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है स्पेशली एशिया और अफ्रीका की, जैसे ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ये कोलैबोरेट करके फंड इकट्ठा कर सकती है। प्लस ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं जैसे ब्रिक्स के, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो इमर्जिंग कंसर्न है उसको सामने लाने का और फिर उसे पैसा इकट्ठा करने का, चंदा मांगने का, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है और ये एकदम वायबल सॉल्यूशन है कि अगर यूएसए इसे विड्रॉल कर लेता है तो डजेंट मीन कि जो WHO है वो काम करना बंद हो जाएगा, रिडंडेंट बॉडी बन जाएगी। अब जो गैप है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। और गैप फिल करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ में ही आता है और इंडिया हमेशा लीड करता है वहां पे, तो यहाँ पे इंडिया को, ब्राजील को, जो भी लीडिंग कंट्रीज हैं उनको सामने आने की जरूरत है और ये जो फंड गैप हो गया उसको फिल करने की जरूरत है। प्लस ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, इमर्जिंग 5 कंट्रीज है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने की जरूरत है ताकि ये जो वॉइस है इसको सामने लाया जा सके, ठीक है। एक चीज ये हो गया। प्लस दूसरा क्या कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत है। देखो जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको समझने की जरूरत है कि जो रीजनल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, रीजनल ही हो सकता है। जैसे कोंगो में था, अगर वहां पे अगर हम जो हेल्थ एक्सपर्ट थे उनको ट्रेन कर देते और उस एमपॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते तो वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं बनती। तो यही चीज यहाँ पे कुछ बता रखी है कि हमें रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने की जरूरत है। तो हमें जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो WHO के लिए काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करने की जरूरत है रीजनल प्रॉब्लम को समझाने के लिए, ठीक है। ये चीज एक आ गई। देखो सिंपल सी चीज है कि रीजनल लेवल पे, क्योंकि जो बड़े बड़े डिजीज होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि अभी आया और एकदम से फैल गया पूरे वर्ल्ड में, पहले तो वो रीजनल लेवल पे रहता है। अगर उस रीजनल लेवल पे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहती है WHO के साथ, तो जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एग्जाम्पल के लिए तुम कोंगो का एमपॉक्स समझ सकते हो, मंकी पॉक्स,
तो जब वो प्रॉब्लम आ गई थी तो वो रीजनल लेवल पे अगर जो डब्ल्यूएचओ के ट्रेनर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो रीजनल लेवल की प्रॉब्लम को समझने के लिए ट्रेन होते तो उसका सॉल्यूशन वो वहीं पे ढूंढ लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी गैप है तो इस गैप को भी फिल करने की जरूरत है ताकि जो प्रॉब्लम है वो रीजन से वर्ल्ड लेवल की ना बने, उसको रोक सके। ठीक है, यही कुछ चीज यहाँ पे बता रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है क्या कि देखो अब डब्ल्यूएचओ तो एक वर्ल्ड लेवल का है, अब उसकी रीजनल इंस्टीट्यूट सेटअप करने की जरूरत है। तो उसके रीजनल इंस्टीट्यूट अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यहां पे एस्टेब्लिश करने की जरूरत है ताकि जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनको ट्रेन किया जा सके। ठीक है, और बेसिकली यहां पे अच्छा सोल्यूशन दे रखा है। देखो, क्योंकि प्रॉब्लम जहां पे प्रॉब्लम है अगर वहीं पे जो है रीजनल इसके इंस्टीट्यूट अगर एस्टेब्लिश करें और हेल्थ एक्सपर्ट को ट्रेन करें तो उस प्रॉब्लम को वर्ल्ड की प्रॉब्लम बनने से रोका जा सकता है। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो डब्ल्यूएचओ के साथ भी काम अच्छे से कर पाएंगे। अब बेसिकली हमें जो है, क्योंकि यूएसए ने एक तरह से यही दिखा दिया है कि डिपेंडेंसी कितनी लेथल होती है, डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती, तो हमें इस डिपेंडेंसी को दूर करने की जरूरत है। तो ये जो सजेशन बता रखे हैं यहाँ पे, ये सारे जो सजेशन है ये इस डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए है। मतलब क्या, ये जो डब्ल्यूएचओ जो ग्लोबल बॉडी है इसको एक्चुअल में ग्लोबल लेवल का एस्टेब्लिश करने के लिए सजेशन यहाँ पे बता रखा है। कैसे फंड फिलिंग करनी है, कैसे जो गैप आ रखा है ट्रेनर्स का उनको फिल करना है, कैसे जो है रीजनल जो डब्ल्यूएचओ की ब्रांचेज हैं उनको सेटअप करना है ताकि वो जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है मेरे बच्चों। अब देखो फाइनली यही बता रखा है कि जो डब्ल्यूएचओ है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक तो ऑलरेडी जो है यूएसए ने फंडिंग रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हमें पता है यूएसए जैसे यूएसए निकलेगा फंडिंग एकदम यूएसए से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमें क्या है, डब्ल्यूएचओ को चलाना है। डब्ल्यूएचओ को तो बंद कर नहीं सकते, तो हमें उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है। प्लस अब फंड कम हो गया तो जो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। तो मतलब हमें किफायती तरीके से जो है डब्ल्यूएचओ को चलाना है, ये कहने की यहाँ पे बात है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, देखो करना क्या पड़ेगा, जब पैसे कम हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम अगर रह रहे होते हैं करोल बाग के अंदर जहां पे हमारे पैसा ज्यादा लगता है तो हम क्या करते हैं, कहीं साइड वाइड में घर ले लेते हैं ताकि रेंट कम लगे। सिमिलर चीज यहाँ पे भी करनी है कि जब पैसे कम हो गए तो एक्सपेंसेस कम करो। हेडक्वार्टर जो अभी तुमने स्विट्जरलैंड में ले रखा है उसको मूव करो, अफोर्डेबल लोकेशन पे लो, एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्री में। क्योंकि अगर हेडक्वार्टर ही उन रीजन्स में होगा जहां पे उसे एक्चुअल में काम करना है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगे। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। ऑल तो चैलेंजेस है कुछ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हो गया, एयर कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पे बता रखा है, कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बता रखी है। तो बेसिकली यही बताया, रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसका जो हेडक्वार्टर है इसको शिफ्ट करने की जरूरत है, उसको अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है। ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। फ्यूचर क्या हो सकता है, देखो फ्यूचर सिंपल चीज है कि अभी ट्रंप की सरकार है तो इसने जो है विड्रॉल कर लिया। अभी फिर बाइडेन की सरकार आ जाएगी तो क्या होगा, फिर से ज्वाइन कर लेगा। यही चीज यहाँ पे बता रखी है, सिंपल चीज। ठीक है, कि अभी जो ट्रंप गवर्नमेंट है, जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा दोबारा से डब्ल्यूएचओ ज्वाइन कर लेंगे और यही होता है। ठीक है, जैसे ही ट्रंप जी आते हैं, लास्ट टाइम भी जब आए थे तो टैरिफ पे टैरिफ फेंक के मारा था। चाइना पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, कनाडा पे टैरिफ, यूरोप पे टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, जो बोलता उस पे टैरिफ। अभी भी न्यूज़पेपर में यही देखने को मिल रहा है, आज का पूरा न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो देखो अब लास्ट बार यही हुआ था जब ट्रंप आया था, लास्ट बार भी सेम चीज यही हुई थी, टैरिफ वॉर चल गया था। तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे बताया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा वैसे दोबारा डब्ल्यूएचओ ज्वाइन कर लेगा, तो घबराने की क्या बात है। लेकिन तब तक जो है ये जो तब तक क्या है, हमारे लिए स्पेशली ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो ग्लोबल हेल्थ एजेंडा है इसको रीशेप कर दें। ठीक है, ये जो अपने फेवर में मोड़ ले और उसको इंस्टीट्यूट को इधर लेके आ जाएं। ये चीज यहाँ पे बता रखी है, क्योंकि सिंपल चीज है कि कुछ वेल्थी नेशंस पे रिलाई करना रिलायबल नहीं है। यूएसए ने ये साफ साफ बता दिया। तो अभी टाइम है कि ये जो डब्ल्यूएचओ है इसकी जो अप्रोच है इसको डाइवर्सिफाई करा जाए। इसको जो बैक करने वाली जो कंट्री है, जैसे यूएसए थी सिर्फ एक पे डिपेंडेंट था, इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें जो हैं देखने को ना मिले। क्योंकि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इन्हीं जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं इन पे टिका हुआ है। क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। UNFCCC हो गया, पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए बाहर हो गया, तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते क्योंकि ये हर एक को इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने विड्रॉल कर लिया
तो जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो यूएसए को इफेक्ट नहीं करेगी, वो करेगी ही करेगी, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम है और ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो हमें हर चीज को अब डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, किसी एक कंट्री पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। यही चीज यहाँ एडिटोरियल में समझा रखी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा। चलो अब आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। और बच्चों लिखना चालू करो, कोई किसी ऐसे चमत्कार के पीछे मत बैठो कि कहीं चमत्कार हो जाएगा और कोई झड़ी घुमा देगा हैरी पॉटर की तरह और तुम्हारा जो पेपर है पेपर 2 एकदम सही हो जाएगा। लिखना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जादुई छड़ी ये है पेन, ठीक है। इसको जब तक नहीं चलाओगे तब तक कुछ होगा नहीं। और कोई सोचता हो ऐसा बच्चा कि पेपर वाले दिन देख लेंगे या फिर 1 महीने पहले लिखना चालू करेंगे, 2 महीने पहले लिखना चालू करेंगे, तो बच्चों तुम देखते रहो, अगले साल की तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि लिखना पड़ेगा, आज से ही लिखना पड़ेगा, और जो नहीं लिखेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हो। पेपर 2 इजी तब है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो आज से ही करनी पड़ेगी, कल पे मत छोड़ो कोई भी चीज़ें। वैसे ही जो कल है वैसे ही ओवरबर्डन है, कल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बैड हैबिट्स है उसको कल पे छोड़ो, आज जो सही चीज़ है उसको आज करो, ठीक है। तो लिखना बच्चों मेरे आज ही चालू करो, ठीक है। और लिखो और ग्रुप में भेजो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, मेरे को भी पर्सनली भेज देते हैं, लेकिन आप सब ग्रुप में भेजो। ग्रुप में भेजने के बाद एक दूसरे का जो एस्से है उसको रिव्यू करो। बहुत ज़्यादा विनम्र जो है मेरी निवेदन है आपसे, बच्चों लिखो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो इसको और आज से ही चालू करो लिखना, क्योंकि अपना फ्यूचर इसी साल बनाना है, कोई अगले साल पे थोड़ा ना छोड़ना है। चलो ठीक है, अब लिखो और लिखने के बाद भेजो इसको ग्रुप के अंदर, और ग्रुप ज्वाइन करना है। देखो ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो है टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसी में डिस्कशन ग्रुप का एक लिंक होगा, उस पर करके डिस्कशन ग्रुप में आप जा सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपकी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाती है वीडियो आने से 1 घंटे पहले ही, तो आप चाहो तो इसको भी वहाँ से ले सकते हो, रीड कर सकते हो। तो चलो बच्चों आज नेक्स्ट चलते हैं। आज वैसे ही थोड़ा सा न्यूज़पेपर के अंदर इधर उधर की न्यूज़ ज़्यादा थी, काम की हमारी न्यूज़ थोड़ी सी कम थी तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, तो रिपीट करने का ज़्यादा बनता नहीं है बहुत फ्रिक्वेंटली। तो अभी एक नया वर्ड देखा, क्या, बेगर थाई नेबर्स पॉलिसी। ये क्या पॉलिसी होती है, ठीक है। देखो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बेगर थाई नेबर पॉलिसी क्या होती है, देखो ये होती है क्या कि जो टैरिफ वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती है बेसिकली, जैसे यूएसए अभी क्या कर रहा है, बेगर थाई पॉलिसी कर रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब अपनी कंट्री के जो है उनको बचाना, अपनी कंट्री की जो वो है टैरिफ वगैरह लगा के अपनी कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको बचाना, बेसिकली यही है। अपनी कंट्री के जो वो होती है, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली उसको बचाना, उसी को कहते हैं नेबर थाई पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक मेजर्स है बेसिकली। ट्रेड वॉर जो हो गई, करेंसी वॉर जो हो गई, ट्रेड वॉर में क्या मतलब टैरिफ वगैरह लगा दिया, कोटा वगैरह लगा दिया इंपोर्ट पे, तो ये क्या है ट्रेड वॉर, ये भी किस में आता है, बेगर थाई पॉलिसी में। और करेंसी वॉर हो गई कि अपनी करेंसी को जो है डेप्रिशिएट कर लिया, अगर आपकी करेंसी की जो वैल्यू है लो चली जाएगी तो डेफिनेटली जो आपका ट्रेड है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका माल सस्ता होगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बेगर थाई नेबर पॉलिसी में आती है। और चाइना जो है वो करेंसी वॉर के लिए जाना जाता है और यूएसए जो है ट्रेड वॉर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और देखो एक चीज़ और है, ये टर्म जो है बेगर थाई नेबर पॉलिसी ये एडम स्मिथ ने बनाई हुई है, उसने अपनी बुक जो है वेल्थ ऑफ द नेशन उसके अंदर इसको डिस्कस किया था। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे, बेगर थाई नेबर पॉलिसी क्या होती है, करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये सारी चीज़ जो है बेगर थाई पॉलिसी है। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जो लेते हैं वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, आज दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करो। देखो आपको समझ आ रहा है कि बेगर थाई नेबर पॉलिसी इन चारों में से कौन सी है या नहीं है। सेकंड है हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर आया था स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, और बहुत पोटेंशियल यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है। और हम इसको बुक्स वगैरह में बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना एज सच मेंशन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, तो पढ़ना तो बनता ही है। मिनिस्ट्री ने बेसिकली यही बोला है, स्टेट को बोला कि इसका जो इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है, इसका जो मिसयूज़ होता है, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट है वो इसके इम्प्रॉपर यूज़ को जो है वो करता है, विलेट करता है, ठीक है। क्या चीज़ हो रहा था, देखो हो क्या रहा था कि सिर्फ इतने का यूज़ कर रहे थे, ये दिख रहा है, ये पूरा जो है ये हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये हमारे
जो दिख रहे हैं आपको, अशोक स्तंभ प्लस सत्यमेव जयते जयते, ये दोनों जो है ये हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में आता है। लेकिन आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा ये जो सत्यमेव जयते हैं ये नहीं लिखा होता। लिखा क्या होता है, सिर्फ ये जो ऊपर का एम्बलम है ये बना होता है। तो ये इसका इम्प्रॉपर यूज है, ठीक है। तो इसी के प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोला है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो मिनिस्ट्री है हाईलाइट करा है, यही हाईलाइट करा था कि जो कैपिटल ये जो लोगो है ये वाला सिर्फ मेंशन होता है, सत्यमेव जयते मेंशन नहीं होता। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसका थोड़ा सा याद रखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, कब अडॉप्ट करा है कब नहीं करा है, कब कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं होता, वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं। देखो हिस्ट्री सिंपल है, ये जो हमारा स्टेट एम्बलम है, जो हमारे ये जो कैपिटल लॉयन का जो लॉयन कैपिटल का जो लोगो है, ये स्टेट एम्बलम जो है ये हमने सारनाथ के लॉयन कैपिटल से अडॉप्ट किया है। और सारनाथ का लॉयन कैपिटल किसका था? अशोक का था। कहाँ पे पाया था हमें? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सारनाथ लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पाया था। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये हमें याद करनी है। दूसरा, ओरिजिनल के अंदर क्या है, 4 लॉयंस दे रखे हैं, 4 ही होते हैं, 3 दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि चौथा पीछे की साइड होता है, ठीक है। बैक टू बैक होते हैं सारे। इसके साथ इसके ऊपर हाथी होता है, एक घोड़ा होता है और एक बुल होता है, ठीक है। हाथी होता है, घोड़ा होता है, बुल होता है, और उसके नीचे क्या है, एक बेल शेप्ड लोटस है, ठीक है। एक बेल शेप्ड लोटस है जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, हमारे स्टेट एम्बलम की बात नहीं कर रहा। देखो उसके नीचे ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे बेल शेप्ड एक वो होता है। सारनाथ का जो सिंबल है उसके अंदर ऐसे बेल शेप्ड है। लेकिन हमने जो स्टेट एम्बलम अडॉप्ट कर रखा है उसके अंदर ये जो लोटस है ये है नहीं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंट है, ये डिफरेंस थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद ये बना है ये स्टैंड स्टोन से, और इसमें एक धर्म चक्र है जिसे व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये धर्म चक्र है, व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। ये हो गया हमारा क्या, हमारा स्टेट एम्बलम हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है। ओरिजिनल जो ये जो स्टेट एम्बलम है अशोका वाला, उसका बताया है। उसमें क्या है, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, बुल हो गया, 4 लॉयन हो गए, और ये हमारा धर्म चक्रा हो गया, और उसके बाद लोटस वो वाला हो गया, बेल शेप लोटस हो गया, ठीक है, ओरिजिनल वाले में। उसके बाद जो हमने अडॉप्ट करा है, हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है, हमने अडॉप्ट करा है 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, रिपब्लिक डे वाले दिन हमने अडॉप्ट करा था। सारी चीज़ वही है, सिर्फ एक चीज़ निकाल दी हमने, क्या, बेल शेप्ड लोटस, ठीक है। वो जो लोटस था उसको निकाल दिया, उसकी जगह यहाँ सत्यमेव जयते लिख दिया, ठीक है। और कौन सी नागरी में लिखा है? देवनागरी में लिखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्या ओमिट करा है? बेल शेप जो लोटस था उसको ओमिट कर दिया। उसके बाद लीगल प्रोविजन क्या है? लीगल प्रोविजन वही है जो हमारा स्टेट एम्बलम प्रोविजन, वो इम्प्रॉपर यूज है। इसके इम्प्रॉपर यूज को रोकता है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल 2007 है, ठीक है। पहले तो एक्ट आएगा, फिर उसको रेगुलेट करने के लिए एक रूल आता है, वही जो मैं पहले भी बताया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है, इसके अंदर बता रखा है क्या, कि कहाँ कहाँ इसका यूज होना है, ठीक है। अगर वहां जहां इसका यूज होना है, इसका अनऑथराइज यूज करोगे तो बच्चों 2 साल की सजा हो जाएगी, और या फिर 5,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या जितनी भी सरकारी एजेंसी है, अपने लेटर हेड के ऊपर इसका यूज कर सकती है। लेकिन सत्यमेव जयते भी लिखना है, क्योंकि इम्प्रॉपर यूज हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते नहीं है वो अलग बात है। करेंसी के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, और नेशनल फ्लैग हो गया। अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर यूज होता है, आप सभी को पता है। उसके बीच में जो ऐसे बना हुआ होता है अशोक चक्र, जो है हमारा व्हील ऑफ वाला, ये वाला, ये हाँ, व्हील ऑफ द लॉ, ठीक है। ये कहाँ पे? नेशनल फ्लैग में यूज होता है। और जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा वगैरह, वहाँ सब जगह जो है हमारा स्टेट एम्बलम यूज हो सकता है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर यूज है। प्रॉपर यूज कब है? जब सत्यमेव जयते के साथ यूज करेंगे। उसके बिना यूज कर रहे थे, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आई थी। इसलिए जो मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी थी कि इसका इम्प्रॉपर यूज हो रहा है, 2 साल की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा, तो इसका प्रॉपर यूज करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। बहुत ईजी है ये, लेकिन लंबे टाइम तक रिटेन करना है इसको, ठीक है। तो देखो यही था आज के लिए। और एक चीज और बच्चों ध्यान से सुनो कि एक मेरा ही स्टूडेंट है, CAPF का ही स्टूडेंट है। तो वो पहले डेली डिस्पैच डेली देखता था, तो मैंने बोला कि भाई तुमने देखना क्यों बंद कर दिया? तो वो बच्चा बोला क्या कि सर मैं देखता हूँ, मेरे को सब समझ आ जाता है, और देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाते हैं,
लेकिन जब मैं वीकली उसको रिवाइज करता हूँ संडे को, तो सर मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि मैं तो कर नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँ, मैंने देखना बंद कर दिया। तो देखो बच्चों, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो तुम टेस्ट लगाना बंद कर दो, तुम्हें याद नहीं रह पा रहा तो तुम पढ़ना बंद कर दो। ये उसका सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन होता है क्या, रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज करना सॉल्यूशन होता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में स्टिक रहेगी। और यहाँ पे हम रिवीजन ही करते हैं। देखो, ये जो डेली डिस्पैच है आपने अभी पढ़ लिया, संडे को एक बार रिवाइज कर लो, ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉलिंग होती है उसी से जो है हमारी जो है वो जो वायरिंग होती है ब्रेन में वो बनती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने सजेशन दिया कि सर जो कल के एमसीक्यूज थे उसको भी अगले दिन आप जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो थोड़ा रिटेंशन बढ़ जाएगी। तो देखो, ये ऐसे सॉल्यूशन हमें करने चाहिए। तो इसको अगर 3 बार भी रिवाइज कर लोगे और एग्जाम से पहले एक बार कर लिया तो ये तुम्हारा जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। अगर नहीं याद रह पाना है तो रिवाइज करोगे ना। अगर बुक याद नहीं रह पाएगी थोड़ा ना बुक पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा याद रखना, रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा ये है कल के क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, कल हमने कैंपा देखा था, कैंपा पी थी, याद है अफॉरेस्टेशन फंड क्या पढ़ा था उसके अंदर? हमने पढ़ा था कि ये जो कैंपा होता है ये किस लिए होता है कि कोई फैक्ट्री है वो कहीं लगानी है और वहाँ पे फॉरेस्ट है पहले से, तो उस फॉरेस्ट पे वो फैक्ट्री लगा सकता है। कंडीशन क्या है कि किसी और जगह पे उसको फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर लगाता है तो ठीक है, नहीं लगाता है तो पैसे जो है हमारे कैंपा में दे दे, वो अपने आप लगा देंगे। तो वही है हमारा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, अब वो पैसे दे देगा तो वो पैसे कहाँ पे रहेंगे? वो पैसे रहेंगे हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, और इसमें से 90% जो है स्टेट के पास रहेगा, 10% किसके पास रहेगा? सेंटर के पास रहेगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, हमने देखा था कि जो वो है फिच है, फिच ने इंडिया की रैंकिंग क्या दी थी? इंडिया को बोला था कि इंडिया का जो बजट है वो क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, हमने देखा था कि कल 6 एजेंसियां ऐसी थी जो सेबी से रजिस्टर्ड थी, उसमें फिच इंडिया भी थी। तो देखो, ये तीनों एजेंसी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन ये मूडी हो गया, ये सारी जो है इंटरनेशनल जो है वो है एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग वाली, इनको रजिस्ट्रेशन की इंडिया में जरूरत नहीं है, ये तो इंटरनेशनल है। ठीक है, ये वाली रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसके बाद हमने ग्रैमी अवार्ड देखा था, कल ग्रैमी अवार्ड मिला था, एक इंडिया की लड़की को भी मिला था। उसका नाम बताओ, क्या क्या नाम था और किस चीज़ के लिए मिला था, उसका भी नाम बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 2025 का जो ग्रैमी अवार्ड बेस्ट एल्बम के लिए किसको मिला था? बॉयंस को मिला था। किसके लिए? काउबॉय कार्टर के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने देख ही लिया था, टाटा स्टील का जो मास्टर वाला वो टाइटल हुआ था, उसमें हमारे प्रज्ञानंदा ने गुकेश को हरा दिया था। और गुकेश को हराने के बाद प्रज्ञानंदा जो है विश्वनाथ आनंद जी के बाद पहले ऐसे भारतीय बन गए थे जिन्होंने टाटा स्टील का जो मास्टर टाइटल जीता था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज़ है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।